Hi dear students, I am Ganesh Kumar, your science teachers. In this video I am going to explain about the electric current. पिछले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक करंट का जो मेन विषय है, चार्ज, जो फंडामेंटल थिंग्स है उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था जितना आपके सिलेबस में है। देखिए, सबसे पहले जो मैं कुछ बातें बता देता हूँ कि जब इलेक्ट्रिक करंट को मैं पढ़ना हूँ, इलेक्ट्रिक करंट में मैं बताया था पिछले वीडियो में कि ये इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो स्टडी ऑफ चार्ज में बता दिया था कि चार्ज के बारे में जो हम स्टडी साइंस के जिस पार्ट के अंतर्गत करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी। जिसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर दिया था कि दो पार्ट में बांट दिया था। एक हमारा हो गया था करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा हो गया था हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा दिए थे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम स्टडी किसके बारे में करते थे, तो चार्ज जो रेस्ट में रहता है यानी कि चार्जेस एट रेस्ट, उसके बारे में मैंने स्टडी किया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो मैंने स्टडी करना है तो ये चार्ज इन मोशन यानी कि चार्ज जो मोशन में रहता है उसके बारे में मैं स्टडी अगर करता हूँ तो वो हमारा क्या कहलाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। मतलब मूविंग चार्ज के बारे में स्टडी अगर जो कर रहे हैं तो उस इलेक्ट्रिसिटी के जिस पार्ट के अंतर्गत ये स्टडी कर रहे हैं ये करंट इलेक्ट्रिसिटी कहला गया। और रेस्ट चार्ज के बारे में जब हम स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहला गया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहला गया। बेसिकली मैं वहाँ पे बता दिया था कि SI यूनिट ऑफ चार्ज, आप प्रीवियस वीडियोज को देख भी लेंगे अगर प्रॉब्लम होगा। SI यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में मैंने बताया था कि SI यूनिट इसका क्या है, कूलम है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, C से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरी चीज मैं बताया था कि नेचर में जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, इसे देखो हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे कह दिए थे कि आपके इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता था या प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होता था वही नेचर में स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है, जिसे हम लोग क्या करते थे, फंडामेंटल चार्जेस के नेम से जानते थे। नहीं, इस प्योर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स होता था, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम पॉजिटिव चार्ज। ये बातें मैं पिछले सारे वीडियोज में क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। बेसिकली अगर जो चार्ज को हम देखते हैं यहाँ पे, तो चार्ज को जितना देखो, चार्ज के बारे में बहुत ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं पढ़नी है। फिर का कूलम्स लॉ वगैरह हो गया, ये सब सारे आपके सिलेबस में नहीं है। जितना आपके सिलेबस से रिलेट थिंग्स है मैं उन सारे चीजों को यहाँ पे दे रहा हूँ। चार्ज के बारे में मैं पिछले वीडियो में बताया था कि चार्ज क्या है, तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है, ये कोई पार्टिकल्स नहीं है, ये कोई पार्टिकल्स नहीं है। चार्ज क्या है, तो चार्ज एक प्रॉपर्टी जो है जो किसी भी क्या करता है, पार्टिकल्स पे हो सकता है, किसी भी पार्टिकल्स पे हो सकता है। चार्ज क्या है, तो चार्ज एक प्रॉपर्टी जो है जो किसी भी पार्टिकल्स पे हो सकता है, यानी कि ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स अगर बात करें मान लिया और इस पार्टिकल्स पे क्या आ गया, चार्ज आ गया, तो चार्ज क्या करेगा कि इस पार्टिकल्स के सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर देगा। किसको क्रिएट कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर देगा। यही सबसे बड़ा प्रॉपर्टीज है चार्ज की, ठीक है, यही सबसे बड़ा प्रॉपर्टीज है चार्ज की। यानी कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टिकल्स के पास आने के बाद वो क्या करता है, उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट उसके जो नियर अबाउट जो पार्टिकल्स होगा या चार्ज पार्टिकल्स होगा उस पे ये अपने इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स को ये क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा। यही सबसे बड़ी बेसिकल प्रॉपर्टीज है चार्जेस की। चार्ज के टाइप्स के बारे में अगर जो मैं बातें करता हूँ कि अगर जो चार्ज की टाइप्स जो होता है, तो ये टाइप्स, इसको आप क्या कर सकते हो, चार्ज को आप 2 टाइप्स में, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने एक्सपेरिमेंट्स में ग्लास रड और एबोनाइट रड को सिल्क क्लॉथ से और फर से रब करके ऑब्टेन किए थे। नहीं, जो ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ से रब किया गया था तो वहाँ पे ग्लास रड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, क्योंकि आप लोग को मैं बता दिया था पिछले वीडियो में कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर बॉन्डिंग एनर्जी टू हायर बॉन्डिंग एनर्जी क्या करते हैं, मूव करते हैं। जिस कारण वहाँ पे सिल्क से इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, ग्लास रड पे मूव कर गया था, जिसके कारण वहाँ पे ग्लास रड। अब देखो यहाँ से, तो उन सब सारी बातों को आप पिछले वीडियो में देख लेंगे सारी चीज को। मेन रूप से यहाँ से मैं चार्ज के बारे में बताऊँ तो चार्ज का टाइप्स जो है, यहाँ से ये क्या हो गया, पॉजिटिव और दूसरा हो गया नेगेटिव। आप जानते हैं कि यहाँ से अगर जो देखें कि सेम टाइप्स ऑफ चार्ज, जो लाइक चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं, नहीं तो लाइक चार्ज के बीच क्या होगा, तो रिपल्सन होगा और
अनलाइक चार्ज के बीच क्या होगा, अनलाइक चार्ज के बीच अट्रैक्शन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक चीज को और जान लेना है कि कभी कभी जो होते हैं, कभी कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा लाइक चार्ज रिपेल करे एक दूसरे को। एक अगर मान लिए कि यहाँ पे एक पॉइंट्स पे ये बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट में चार्ज है, ठीक है ना, सेम, और उसी नेचर का चार्ज अगर उसके सामने एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के फॉर्म में, इस पे भी बात हम पॉजिटिव चार्ज या इस पे भी पॉजिटिव, या मान लेते हैं ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो इस कंडीशंस में अगर दोनों पे सेम चार्ज है लेकिन एक पॉइंट्स पे ह्यूज अमाउंट में चार्ज है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में चार्ज है, और दूसरे पॉइंट्स पे बहुत ही लो अमाउंट में चार्ज है, तो यहाँ पे ये सेम चार्ज होने के बावजूद भी, लाइक चार्ज होने के बावजूद भी ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि यहाँ पे रिपल्शन ना होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। लाइक चार्ज में रिपल्शन तब होता है जब दोनों पोटेंशियल पॉइंट में, दोनों चार्ज पॉइंट के बीच में बहुत ही कम का डिफरेंसेज रहे, बहुत ही कम का डिफरेंसेज, यही ना कि एक ह्यूज अमाउंट में है और एक बहुत ही स्मॉलेस्ट अमाउंट में है तो वहाँ भी रिपेल कर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इन सब सारी चीज़ों को जान रहे हैं, तो जानने के साथ साथ इन सब सारी चीज़ों को आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे पिछले वीडियो। अब मैं क्या करता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट की जो बेसिकल चीज है, अब इलेक्ट्रिक करंट को मैं स्टार्ट करता हूँ। उसको समझने से पहले देखो, अब एक चीज है कि इलेक्ट्रिक करंट में जो मैं बातें कर रहा था कि ये स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन है, तो कहता है कि कोई भी चार्ज किसी भी चीज में मूव कैसे करता है, कोई भी चार्ज किसी भी चीजों में मूव कैसे करता है। तो इसके लिए क्या है ना कि अब इस चीज को समझने दे। बेसिकली जो चार्ज है हम लोग जानते हैं, वी नो दैट कि चार्ज मूव इन अ कंडक्टर मटेरियल, ठीक, क्योंकि अगर ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेज ऑल मटेरियल्स आर classified into थ्री टाइप। जनरली थ्री टाइप्स आप लोग जाने, जिसमें आपका आ जाता है, एक आपका हो जाता है कंडक्टर, जो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, चार्जेस को कंडक्ट कर सकता है, उसमें चार्ज क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। दूसरा हो गया नॉन कंडक्टर, जिसे आप इंसुलेटर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और थर्ड हो गया आपका सेमी कंडक्टर। थर्ड क्या हो गया, सेमी कंडक्टर। इन सब सारे पॉइंट्स को आप क्या करते जाएंगे, बेसिकली नोट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो कंडक्टर हो गया, नॉन कंडक्टर हो गया और सेमी कंडक्टर हो गया। तो इन सब चीजें अब कहता है कि कोई भी मटेरियल बेसिकली कंडक्टर क्यों होता है, नॉन कंडक्टर क्यों होता है और सेमी कंडक्टर क्यों होता है। तो इसके लिए सारे मटेरियल्स के आपके रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस, तो एक अलग चीज हो गया रेजिस्टिविटी को पढ़ना है कि कोई भी मटेरियल की जो अपनी रेजिस्टिविटी होती है वही उस मटेरियल्स के बारे में क्लियर करता है, वही उस सबस्टेंस के बारे में क्लियर करता है कि ये सबस्टेंस कंडक्टर होगा या नहीं, वो सबस्टेंस नॉन कंडक्टर होगा या नहीं, या वो सबस्टेंस सेमी कंडक्टर होगा या नहीं, ठीक है ना। ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो देखा जाए तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप लोग समझते होंगे कि जैसे कि मेन रूप से आप लोग समझते होंगे जितने भी प्रकार के, जो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जितने भी प्रकार के मेटल सबस्टेंसेज होते होंगे, अगर कुछ ग्लास वगैरह को छोड़ दिया जाए, लीड वगैरह को छोड़ दिया जाए, तो जितने भी मेटल सबस्टेंसेज है वो मेटल क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। और नॉन मेटल मोस्टली अगर एक ग्रेफाइट, कार्बन का जो ड्रॉप्स है ग्रेफाइट, अगर उसे छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। और जितने भी मेटलॉइड्स हैं वो लगभग क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सेमी कंडक्टर्स हो जाते हैं। तो यहाँ से इन सब सारी चीजों को, अब कोई भी मेटल्स जो होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर क्यों होते हैं, तो आप लोग को पता होगा कि जो मेटल्स होते हैं वो मेटल्स के पास क्या होता है, तो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वही फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किसी भी मटेरियल्स के कंडक्टर होने के लिए, चार्ज को कंडक्ट करने के लिए उसमें चार्ज कैरियर चाहिए, चार्ज को कैरी करने वाला चाहिए, ठीक है ना। किसी भी सबस्टेंस को कंडक्टर होने के लिए मेनली रूप से क्या चाहिए, तो उसमें चार्ज कैरियर चाहिए, चार्ज को कैरी करने वाला सबस्टेंस चाहिए, या चार्ज को कैरी करने वाला पार्टिकल्स चाहिए।
तो चार्ज को कहीं ना कहीं, जैसे अगर आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े होंगे, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में आप लोग बेसिकली अगर जो बातें पता होगा तो आप लोग को पता होगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है इसमें, ठीक है ना। तो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, जिसमें आपको पता होगा कि जब इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो ये सोडियम आयंस और ये क्लोरीन आयन में ये क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तो यही सोडियम आयन और क्लोरीन आयन क्या करने लगते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट्स को फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो डेट मीन्स यहाँ पे जो करंट जो फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो क्यों हो रहा है, ये करंट फ्लो क्यों हो रहा है? तो करंट फ्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे चार्ज को कैरी करने वाले पार्टिकल्स हैं, चार्ज का कैरियर यहाँ पे प्रेजेंट है। क्योंकि जब तक चार्ज के कैरियर प्रेजेंट नहीं रहेंगे, चार्ज को कैरी करने वाले चीज नहीं रहेंगे, तो चार्ज कैरी कैसे हो पाएगा? और जब वो कैरी नहीं हो पाएगा, फ्लो नहीं कर पाएगा, तो फ्लो नहीं कर पाएगा तो वहां पे करंट कैसे क्रिएट होगा? करंट का मतलब क्या है? रेगुलर फ्लोइंग कंडीशन। करंट का मतलब क्या होता है? रेगुलर फ्लोइंग कंडीशन। तो इन सब सारी चीजों को होने के लिए ये चीज होना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। एक बार आप सारे पॉइंट्स को देख लें, मैं चार्ज के कुछ और पॉइंट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करता हूँ। सारे पॉइंट्स को आप लोग देख लें एक बार। आइए चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टीज को मैं जान लेता हूँ। जैसे कि अब चार्ज का ये हो गया हमारा कंडीशन, कि चार्ज किस कंडीशन में। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं नोट्स को पहले लिख दिया हूँ, ताकि उसको एक्सप्लेन करने में मुझे कम टाइम लगे और शॉर्ट टाइम पीरियड में आपका वीडियो कंप्लीट हो सके। तो अगर मान लेते हैं कि चार्ज यहाँ पे रेस्ट कंडीशन, तो चार्ज किसी भी चीज बॉडी पे 3 कंडीशन में रह सकता है, किसी भी पार्टिकल्स पे, या तो रेस्ट कंडीशन में, या तो मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से किसी बॉडी पर रह सकता है, या फिर एक्सीलरेटेड रेट से रह सकता है। तो इस 3 कंडीशन में 3 अलग अलग प्रकार के फिनोमिना यहाँ पे क्या होंगे, चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किए जाएंगे। अगर चार्ज रेस्ट में है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ चार्ज के द्वारा उस पार्टिकल्स के सराउंडिंग, जिस पार्टिकल्स पे चार्ज है उस पार्टिकल के सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उस पार्टिकल्स पे क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। अगर चार्ज यहाँ पे क्या है कि मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से किसी पार्टिकल्स पे या किसी भी सब्सटेंस में अगर मूव कर रहा है, कंडक्टर सब्सटेंस मान लेते हैं मूव कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा उस सब्सटेंस के सराउंडिंग। उस सब्सटेंस के सराउंडिंग क्या करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा। लेकिन अगर कह लेते हैं कि कहीं पे भी चार्ज अगर एक्सीलरेटेड रेट से मूव कर रहा है, उसकी जो मूविंग कंडीशन है, उसके जो वेलोसिटी है, उसमें लगातार अगर जो चेंजिंग आते जा रहा है पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि एक एक्सीलरेशन के साथ वो मूव कर रहा है, तब वहां पे 3 प्रकार के फिनोमिना को वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा। एक हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा हो गया रेडिएंट एनर्जी। यानी कि फिर से एक बार देख लेते हैं सारे चीजों को, कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा। चार्ज अगर मूविंग कंडीशन में किसी भी बॉडी पे, किसी भी पार्टिकल्स, किसी सब्सटेंस में है, तो वो क्या करेगा, कहीं भी है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को क्रिएट करेगा। लेकिन अगर चार्ज क्या है कि एक्सीलरेटेड रेट से मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मतलब मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएंट एनर्जी, ये 3 अलग अलग चीजों को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि रेडिएंट एनर्जी होता क्या है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पढ़ना है, रेडिएंट एनर्जी आपको पढ़ना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान लीजिए रेडिएंट एनर्जी क्या होता है। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा जो प्रोड्यूस एनर्जी होते हैं, उसी एनर्जी को हम रेडिएंट एनर्जी कह देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा जो प्रोड्यूस एनर्जी होते हैं, उस एनर्जी को हम क्या कह देते हैं, रेडिएंट एनर्जी कर देते हैं। इसे सन से जो हमें एनर्जी मिलता है वो रेडिएंट एनर्जी है। ठीक है, वो किसका एग्जांपल्स है, रेडिएंट एनर्जी का एग्जांपल्स है। जैसे इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस, ये स्पेस के द्वारा भी ट्रेवल्स कर सकता है। इसको ट्रेवल करने के लिए किसी प्रकार की कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। रेडिएंट एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए किसी प्रकार की कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलिए, अब यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर। इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ लेते हैं, ताकि जिस समय हम इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ रहे हो तो वहां पे मुझे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स फेस करना न पड़े। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को क्लियर करने के बाद मैं इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट करता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशन आपको बताता हूँ, जो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो कहता है कि किसी यूनिट चार्ज को किसी इन्फिनिटी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं। जिसके कारण मैं यहाँ पे राइट कर दिया हूं कि द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज
फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क किया जा रहा है उसी वर्क को हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं। उसी वर्क को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। जैसे बात मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे ये इन्फिनिटी पॉइंट है और इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट तक क्या करना है, इस पॉजिटिव चार्ज को, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है। तो इस पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ब्रिंग करने में यहाँ पे क्या किया जाएगा, डब्ल्यू वर्क किया जाएगा ना। तो ये क्या कहला गया, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहला गया, जिसके कारण मैं यहाँ पे लिख दिया एग्जांपल्स में कि इफ W is the work done to bring positive charge from infinity to any point, then V is equal to W upon Q। V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, आप V से डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन Q, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू, अगर जो यहाँ से मैं बातें कर दूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है टोटल डन वर्क या टोटल वर्क डन अपॉन टोटल ब्रिंग चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टोटल चार्ज को कैरी करने के लिए, ब्रिंग करने के लिए जितना वर्क किया गया उसी का जो एक्सेलरेटेड रेट आ गया, उसी को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं। अब करना समझना यहाँ से कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस प्रकार की क्वांटिटीज है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटीज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है, क्योंकि इसमें वर्क है और चार्ज है, तो चार्ज भी आपका स्केलर और वर्क भी आपका स्केलर, दोनों स्केलर मिला यहाँ से जनरली यहाँ पे क्या हो जाता है, ये स्केलर क्वांटिटीज हो जाती है। अगर SI यूनिट, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट की बात करें तो चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो चीजों से मिलकर बना है, एक आपका हो गया वर्क और दूसरा आपका क्या हो गया, चार्ज हो गया। आप अगर नोट्स नहीं किए होंगे, आपके पास नोट्स नहीं होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर देंगे, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, या फिर आप इससे भी क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसा आप समझे। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ऐसा यूनिट इसका अगर हमको फाइंड करना है, जनरली समझना है, तो कभी किसी चीज को रटो मत, खास करके फिजिक्स में आप समझो, ठीक है ना। जितना समझने पे फोकस करोगे उतना आपका सारा पॉइंट ऑटोमेटिकली क्लियर होते चला जाएगा। तो SI यूनिट, तो वर्क यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो चीज से मिलकर बना हुआ है, एक वर्क और दूसरा चार्ज। तो वर्क का SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। इस कारण से यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। दैट मींस यहाँ से क्या हो जाएगा कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो वर्क अपॉन चार्ज, दैट मींस जूल अपॉन कूलम्स, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, वोल्ट कह देते हैं, और वोल्ट को भी हम V से डिनोट करते हैं। वोल्ट को भी हम क्या करते हैं, V से डिनोट करते हैं। अगर इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट को डिफाइन करना है तो यानी कि 1 वोल्ट इक्वल टू कितना होगा, तो 1 वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम, यानी कि 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी टू 1 किसी पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल का वर्क किया जाता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहाँ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का जो वैल्यू आता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 वोल्ट हो जाता है। जैसे डिफाइन में यहाँ पे देखना है कि 1 वोल्ट को, अगर यहाँ पे मैं 1 वोल्ट लिखा हूँ कि 1 वोल्ट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो सारा डिफिनेशन आपको याद रखना है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक डिफिनेशन, जो यूनिट का डिफिनेशन है, इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी यूनिट्स आता है, 1 एम्पेयर, 1 वोल्ट, 1 ओम, ये सब सारी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में आजकल सिर्फ क्वेश्चन पूछ दिया जाते हैं, सब सारे पॉइंट्स को आप देख लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके, वीडियो का रिवर्स करके भी देख सकते हैं। तो 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, तो इसके लिए मैं लिख दिया हूं कि इफ वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड 1 वोल्ट, ठीक है ना। यानी कि इफ वर्क डन, या लिख सकते हैं यहां से इफ 1 जूल, यहाँ से एक पॉइंट छूट गया था, इसे आप नोट कर लेंगे। इफ 1 जूल वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड 1 वोल्ट। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा कि यदि 1 कूलम चार्ज को हम किसी इन्फिनिटी पॉइंट से किसी पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में ब्रिंग करने के लिए 1 जूल का अगर वर्क करते हैं, तो वहां से क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का जो वैल्यू आ जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 वोल्ट हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल क्या हुआ, तो जूल पर कूलम को ही हम वोल्ट कहते हैं, जूल पर कूलम्स को ही हम क्या कर देते हैं, वोल्ट कर देते हैं। आइए अब इस सारी चीजों को आप नोट कर लें। अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बातें करता हूँ, नोट कर लें सारे पॉइंट्स को। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में बताता है, क्लियर करता है। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझे तो अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, 0 वोल्ट होता है, यानी कि अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, क्योंकि अर्थ क्या है, एक गुड इंसुलेटर है। क्योंकि अगर मैं समझ रहा हूँ कि अगर इन्फिनिटी से हम अर्थ पे किसी पॉइंट चार्ज को लाते हैं तो इन्फिनिटी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माना जाता है, इन्फिनिटी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 माना जाता है। तो उस रेस्पेक्ट में ये सब आगे भी पढ़ लीजिएगा, आप आगे स्टैंडर्ड क्लासेज में जाएंगे, 12 में जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ना है, सारे एक एक चीज आपको फाइंड करना है। तो उस कंडीशन में अर्थ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो द डिफरेंसेस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट। अगर मैं दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंसेज होता है उसी डिफरेंसेज को हम क्या कह देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम शॉर्ट में पीडी पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से लिखते हैं, ठीक है ना। यानी कि द डिफरेंसेज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट, दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है या दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दो अलग अलग पोटेंशियल पॉइंट, बाकी मान लीजिए कि यहाँ का पोटेंशियल पॉइंट कुछ और है और यहाँ का पोटेंशियल पॉइंट कुछ और है, ए और बी का पोटेंशियल पॉइंट कुछ और है, तो इस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंसेज आया उसी डिफरेंसेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। या फिर इसका दूसरा डिफिनेशन अगर मैथमेटिकल व्यू से देखना है तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं कि द वर्क डन टू ब्रिंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने में जितना वर्क किया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जनरली कह सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का इसी कारण पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो आ जाता है वो आ जाता है V = W/Q। या फिर इसे हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या जो हो गया डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल पॉइंट। बात करना, मान लिया कि पॉइंट ए का पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 है और पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, V2 है। तो यहाँ से ये दोनों के बीच का जो डिफरेंसेज आ रहा है, जो डिफरेंसेज आएगा वो क्या हो जाएगा, V1 - V2। अगर चार्ज इधर से फ्लो हो रहा है तो V1 - V2, यहाँ से V1 - V2 फाइंड करके जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा उसी को हम क्या कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कर देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का यह साइन जो होता है ये जूल पर कूलम, यानी कि जिसे हम लोग वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का भी असाइनमेंट वोल्टिंग होता है, इसको भी उसी ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार की क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी। इट इज आल्सो टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर क्वांटिटीज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम जिस भी प्रकार के इक्विपमेंट्स के द्वारा मेजर करते हैं उस इक्विपमेंट्स, उस ऑपरेटर्स को हम क्या कह देते हैं, वोल्ट मीटर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, वोल्ट मीटर कह देते हैं। यानी कि वोल्ट मीटर का ये यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। क्लियर। मैं आगे वोल्ट मीटर और एमीटर को आगे बता दूंगा ओम्स लॉ में। अब यहाँ से एक अदर चीज आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको आप लोग शायद इसके बारे में सुने भी होंगे या नहीं भी सुने होंगे, लेकिन इसे आप लोग नोट कर लेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने लिखा है कि द सरफेस विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज इक्वल नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैसा सरफेस जिसपे क्या हो कि सरफेस के हर एक पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, सरफेस के हर एक पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, तो उस सरफेस को हम इक्वल मतलब हो गया इक्वल, इक्वल का मतलब क्या हो गया, इक्वल। उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कर देते हैं। और हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होने के कारण दो पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस हमेशा 0 आता है। इस कारण से इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। आप इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लें। अब मैं इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन बताता हूं और इलेक्ट्रिक करंट है क्या उस चीजों को मैं बताता हूं। नोट कर लें सारे पॉइंट्स को। आइए आप नोट कर लिए, तो अब इसको देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि या फिर इसको कह सकते हैं कि द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इन पर यूनिट ऑफ टाइम।
द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इन पर यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि पर यूनिट टाइम में किसी भी कंडक्टर से होकर जितना रेगुलर चार्ज फ्लो हो रहा है उसी का जो कैलकुलेटेड रेट है उसी रेट को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और चार्ज को आप क्यू से करते हैं, टाइम को टी से। तो सो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू होता है टोटल फ्लोइंग चार्ज अपॉन टोटल टेकन टाइम। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू आई इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई टी। क्यू क्या है, तो क्यू क्वांटाइन चार्ज है, जिसे हम आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख लिए थे कि क्वांटाइन चार्ज क्या है, एन ई नहीं, जहां से हम इलेक्ट्रॉन वगैरह को कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि अभी बताया ना, इस वीडियो का स्टार्टिंग में बताया कि चार्ज को कैरी करने के लिए कैरियर्स पार्टिकल्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये कैरियर पार्टिकल्स है, वेयर एन इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स नंबर, यानी इट बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। या फिर आप लिख सकते हैं आई इक्वल टू एन ई अपॉन टी बिकॉज की इक्वल टू एन ई। अब देखिए दूसरी चीज यहाँ से समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को अगर मुझे समझना है तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। क्यों, एक मेनली रूप से मैं बता देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट रियल में कुछ है ही नहीं। इलेक्ट्रिक करंट एक प्रकार की कन्वेंशन है, एक प्रकार की अवधारणा है, ठीक है, जिसे हम अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं। जिसे क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिस भी डायरेक्शन में फ्लो होगा इलेक्ट्रिक करंट हमेशा क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, क्योंकि ये उसके कन्वेंशन के कारण क्रिएट होने वाली है फिनोमिना हो जाती है। अब यहाँ से देखते हैं कि एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है। कहीं कहीं लिखा जाता है, आप स्टैंडर्ड क्लासेस में आएंगे तो बताया जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये टेंसर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर इसके पास डायरेक्शन होता है, किसी डायरेक्शन में फ्लो होता है, बट ये वेक्टर के जो एडिशन लॉ होते हैं उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। वेक्टर एडिशन लॉ इस वीडियो में मैं बताने नहीं जा रहा हूँ। वेक्टर एडिशन लॉ आप लोग को पढ़ना भी नहीं है, या आप 9 में पढ़ लिए होंगे या फिर आपको 11 में, मेन रूप से 11 में वेक्टर एडिशन लॉ पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो इस पे वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो नहीं करना, सीधा आपको याद रखना है कि ये क्या है, एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटीज के बारे में भी आपको बताना नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसके यस आई यूनिट की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट मेनली यहाँ से आ जाता है, चार्ज और टाइम से होता है। तो यहाँ से चार्ज का एस यूनिट कूलम होता है, टाइम का सेकंड होता है, यानी कि इसका एस यूनिट कूलम पर सेकंड, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एम्पेयर से डिनोट करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो यस आई यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पेयर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का एस यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। एम्पेयर को ये से डिनोट किया जाता है। अगर 1 एम्पेयर को हम समझने की कोशिश करें तो 1 एम्पेयर इज इक्वल टू होता है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। 1 एम्पेयर इक्वल टू क्या होता है, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। यानी कि 1 एम्पेयर को डिफाइन करना है तो 1 एम्पेयर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इफ द चार्ज फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज 1 कूलम, ठीक है ना। किसी कंडक्टर के थ्रू अगर पर यूनिट ऑफ टाइम में यदि 1 कूलम चार्ज ही फ्लो होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1 एम्पियर्स के बराबर होगा। यदि पर सेकेंड 2 कूलम्स चार्ज फ्लो हो रहा है तो वहां इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो 2 कूलम्स हो जाएगा। 3 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो 3 कूलम हो जाएगा। 100 कूलम्स चार्ज फ्लो हो रहा है तो 100 एम्पियर्स हो जाएगा। यानी कि जितना कूलम चार्ज फ्लो होगा उतना एम्पियर, जितना कूलम चार्ज फ्लो होगा उतना एम्पियर्स यहाँ पे हो जाएंगे। यानी कि पर यूनिट ऑफ टाइम में यदि 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट्स का जो वैल्यू होगा वो इलेक्ट्रिक करंट्स का वैल्यू क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। क्लियर। ये देखो यहाँ से एक चीज प्रीवियस वीडियो में आप लोग इस चीज को देख लिए होंगे कि 1 कूलम्स का वैल्यू क्या होता है। तो 1 कूलम का वैल्यू यानी कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, जिसे मैं प्रीवियस वीडियो में ड्राइव कर चुका हूँ। नहीं, इस चीज को आप देख लेंगे एक बार। अब नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक सर्किट से जुड़े हुए कंपोनेंट्स और उस पर जितने भी सारी चीजें आते हैं उसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, फिर से रिवर्स करके नेक्स्ट वीडियो आपसे वो 1 से 2 दिन में मिल जाएंगे।